बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सफ़र आप समझा और ईमान के चला जी। तो बेटा तो जो ये आज हमारा बहुत मौसम बड़ा लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली बहुत मैंने जो ये बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए लेक्चर तैयार किया है। ठीक है, इसके अंदर पहले मैं आपको पूरे की टर्म्स और जो है की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो मेन है ना। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूछे गए थे। देखो ये मैंने पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनवर्स, रेंज, पीरियड्स, जो भी कुछ पूछा गया था सब मैं इसमें डिफाइन करूंगा। बाद में हम इसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर चीज मैं इसके अंदर क्लियर करवाऊंगा आपकी। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंटर लाजमी दिखेगा। कल आपका पेपर है तो कल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह देखो अभी इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ। मैं जो ये अपने क्या कहते हैं फिजिक्स की वीडियो एमसीक्यूज इन चक्कर में लगा था, तो इस वजह से देर हो गई माजरत के साथ। लेकिन ये है कि 12 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है कि आप जो है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जितनी मेहनत से अगर मैं बना रहा हूँ तो आपका काम भी है कि आप उतनी मेहनत से ये 1 घंटे तक की वीडियो होगी आप देख ले। तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, तो आपका जो है ये मैथ पोर्शन तो यूं निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अच्छी जगह और ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा बात को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और बस वही बात है, अगर चैनल पे न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट करना। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना। ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी एक अच्छा सा कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखो, मैंने बिल्कुल बेसिक से पहले मैं चल रहा हूँ। ठीक है, वो जो ये पहले मैं डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जाना, तो बेसिक कुछ बातें मैं सोचा पहले आप लोगों के साथ वो शेयर करता चलूँ। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरे की टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैंने डिफाइन ही ट्रिग्नोमेट्री को किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए। हर दफ़ा मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, तो मैं बेसिक से पहले स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या बेसिकली? देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ठीक है, देयर आर कम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, एक होता है ट्राई, एक होता है गुनी और एक होता है मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, इसका मतलब गुनी का मतलब होता है एंगल, और जो है मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस हिसाब से आपका ट्राइंगल का बना बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, हम ट्राइंगल का मतलब क्या, हमारे पास हम मेजरमेंट करते हैं किसकी, एंगल्स की। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल होता है। ये आपको मालूम है कि हमारा ट्राइंगल कैसा होता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि भाई जो 90 डिग्री का जो हमारे पास एंगल बनता है, तो उसके सामने जो हमारे पास होता है वो हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ये हमारा जो ये 60 डिग्री के सामने वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये हमारी बेस कहलाती है। अच्छा, एंगल क्या होता है, तो ये भी आपको जो है समझ में आना चाहिए एंगल क्या होता है। तो उस हवाले से भी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है बेटा। बेसिकली एंगल ये क्या, एंगल जब कोई 2 लाइन्स आपस में टकराती हैं। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, एक मतलब जो है वो कॉमन पॉइंट पे जो है वो 2 रेज या 2 नॉन लीनियर जो ये लाइंस का यूनियन जो है वो भी आपके पास एंगल कहलाता है। तो बहुत सारी डेफिनेशन निकल सकती हैं, लेकिन बस सिंपल डेफिनेशन ये है कि बेटा अगर आपके पास 2 लाइंस आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसे हम उर्दू में जाविया कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो हमारे कुछ फार्मूले होते हैं जो कि आपको मालूम है। ठीक है, ये बचपन में आप सबने पढ़े होंगे 9 मैट्रिक में बेसिक मैथ के अंदर कि साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है, कॉट किसके बराबर होता है, ये सब आपको मालूम है। अब जैसे हमारा ट्राइंगल है, तो अब साइन जो है वो बेटा किसके बराबर होता है, जो हमारी साइड्स हैं ट्राइंगल की साइड्स में किसके बराबर होता है, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अब ये जो है एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं किसके, देखो साइन जो है वो रेसिप्रोकल होगा किसके, कोसेक के। यानी कि आपको साइन का जो है अगर परपेंडिकुलर को नीचे ले जाओ, हाइपोटेन्यूस को ऊपर ले जाओ, तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, कोसेक के। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से कॉस जो है वो सेक के जो है रेसिप्रोकल होगा, और टेन जो है वो कॉट के रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अब ये 3 कैसे याद करना है, ये 3 कैसे याद करना है, ये वाले 3। ठीक है, साइन कॉस और टेन किसके बराबर होता है, तो वो याद करने का ट्रिक हमारे पास ये है। ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होगी बेटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर और 2 कॉस ब्यूटी। सम यानी कि सम के जो एस है उससे साइन आएगा, टी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेन्यूस। तो साइन आपका किसके इक्वल हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसी तरीके से कॉस है, इसी तरीके से टेन है। ठीक है, आपको बेसिक ओवरऑल जो है कंक्लूजन देता हुआ जा रहा हूँ, बताते हुए जा रहा हूँ। असल जो हमारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, असल जो हमारे कॉन्सेप्ट की कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो हमारे पास जो पहली टाइप है
मैंने देखो फिगर से बनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ सके, ठीक है। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड, ठीक है, आपके वो ट्राइंगल जो साइड्स के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, बेस करते हैं। तो देखो अब पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या कहलाता है बेटा, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे ये दोनों, ये साइड, ठीक है, और ये वाली साइड और ये नीचे वाली साइड, ठीक है, ये तीनों साइड्स आपकी क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जो जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, ये दो साइड जो है वो उसकी इक्वल होती हैं। तो यही चीज यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में भी लिखी हुई है। और आपके पास स्केलन ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो, वो क्या होती है, स्केलन ट्राइंगल होता है, ठीक है, जो तीनों साइड्स आपकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम वो ट्राइंगल्स के ऊपर जो एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, एंगल के ऊपर बेस करते हैं। तो पहला होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जो 90 डिग्री के ऊपर बनता है। फिर उसके बाद आता है एक्यूट ट्राइंगल जो 90 से छोटा होगा, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो 90 से बड़ा होगा। सॉरी, इस एक्यूट जो है वो ट्राइंगल होगा जो जो क्या कहते हैं आपका 90 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आपका वो ट्राइंगल होगा जो 90 से अबव होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन जो है 90 है, और ये जो है लेस देन 90 है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास आ जाते हैं फार्मूले, ठीक है। ये बेसिक फार्मूले हैं। अभी पूछा था मेरान के फर्स्ट फेज में, जैसे सर्किल का सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, तो ये चीजें पूछ सकता है। बेसिक बेसिक जो रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है उसका फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर जो है स्क्वायर होता है, उसका पैरामीटर कितना होता है, ठीक है, एरिया, ठीक है। इस तरीके से बेसिक कुछ सवाल देके वो भी पूछ सकता है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है। जैसे बोल देगा भाई ट्राइंगल का पैरामीटर बताओ, एरिया बताओ, तो ये छोटे छोटे फार्मूले ये आपको याद होने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल जो है की कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल यहाँ क्या कहते हैं पिक्चर के साथ मैंने यहाँ पर इनके फार्मूले भी लिखे हैं, तो आप ये देख लें। तो इजी है, ये बताने की तो जरूरत है नहीं आप लोगों को, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। आपको वैल्यू दी भी होगी, यानी कि ब्रेड्थ और हाइट दी भी होगी, तो आपने एरिया निकालना होगा ट्राइंगल का, तो ये फार्मूला है, ब्रेड्थ और हाइट आपके पास होगी, ये फार्मूला है, पुट करो और निकाल दो, सही है। तो ये थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर। अच्छा, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें वैल्यू पूछता है, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की, साइन 45, इसी तरीके से वैल्यूज पूछता है। अच्छा, इससे अबव भी आए थे, ठीक है, ये बेसिक है ये, तो इससे अबव भी आए थे, जैसे साइन 120, साइन जो है 180, ठीक है, साइन आपके पास जो है 10 जैसे 255, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू पूछा था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट इसके बाद, ठीक है, एमसीक्यूज के साथ। तो ये थोड़ा सा पहले आप समझ लें। तो ये है कि बेटा देखो, इसका निकालने की ट्रिक आपके पास क्या होती है, ये होती है हैंड ट्रिक, ठीक है, ये क्या होती है, हैंड ट्रिक। अब आपके पास देखो, ये आपके पास हैंड है, अब आपने जो ये इस तरीके से अपने एंगल्स को एज्यूम कर लेना है कि आपका जो अंगूठा है वो 90 डिग्री पे है, ये 60 है, 45 है, और ये इस तरीके से आप एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, साइन का निकालने का, वो बनेगा बेटा अंडर रूट ऑफ बॉटम फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बॉटम फिंगर्स का मतलब है बिलो, ठीक है, यानी कि नीचे वाली फिंगर्स। अब मुझे जैसे क्या कहते हैं साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, अब मुझे क्या करना है बेटा, साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। अब तो फार्मूला मेरे पास क्या है यहाँ पे बेटा, फार्मूला है कि मेरा बॉटम फिंगर्स, ठीक है। बॉटम फिंगर्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो एंगल निकाल रहे हो ना, जैसे साइन 0 निकाल दो, तो उससे नीचे वाले की वैल्यू जो है साइन से साइन 0 जो है इसके नीचे कोई फिंगर है नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 अंडर, ठीक है। इस तरीके से जो आपके पास आ जाएगा, तो इससे नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या बेटा, वो 0 ही आपके पास, तो ये आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसी तरीके से आप साइन 30, 45, 60, 90 डिग्री आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 90 भी सीख दिखा देता हूँ आपको। जैसे साइन 90 है, ठीक है, तो साइन 90 में हम क्या रखेंगे, इससे नीचे वाले नंबर्स रखेंगे। तो साइन 90 से कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2, 3 और 4 फिंगर्स हैं। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 4 डिवाइडेड में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कैसे, अंडर रूट 4 का 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये नहीं। तो ये बेसिक तरीका है। इसी तरीके से कॉस का निकालना, तो कॉस का फार्मूला आपके पास ये है, इसको आगे तो है, ठीक है। तो कॉस को निकालने का बेटा फार्मूला आपके पास क्या है, वो जो है आपके पास टॉप फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अबव फिंगर्स, ठीक है, अबव यानी ऊपर की तरफ। अब जैसे साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर वाली फिंगर्स लेंगे, ठीक है। जो एंगल निकाल लो उससे ऊपर की जितने भी फिंगर्स है उसको ले लो,
उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 10 जो है वो 10 आपको पता है बेटा किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। तो पहले साइन की वैल्यू निकाल लो, कॉस की निकाल लो, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर। अब ये बहुत पूछा गया था कि बेटा अभी एक सवाल आया था कि जैसे उसने बोला था कि आपके पास 10 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और आपका जो है वो क्या कहते हैं साइन जो है वो आपका साइन जो है वो नेगेटिव है। तो ये बताओ कि ये दोनों फिर जो है कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स जैसे आपके जो रोटेशन चलती हैं, आपके जो एंगल्स होते हैं ना 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 फिर 360। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे इसने रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में नहीं लिखा हुआ। 0 के बाद क्या आता है 90 डिग्री आता है, तो π/2 जो है आपका किसके बराबर होता है बेटा, 90 के बराबर होता है। क्योंकि आपको पता है बेटा हमारा जो सिर्फ पाई है ना, पाई वो बराबर होता है 180 के। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज मुझे याद है कि आपका 180 है ना, तो 180 का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर 180 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है, और स्ट्रेट लाइन में कोई एंगल नहीं होता तो 180 जो क्या कहते हैं, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो इक्वल होती है 180 के, ये याद रखना। और यहाँ पे जो पूरा एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अच्छा पाई आपका बराबर होता है बेटा 180 के बराबर होता है पाई। ठीक है, तो 180 के जब बराबर होता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि π/2 किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो 0, 90, 180, 270 और ये रोटेशन चलती है। ठीक है, अब ये है कि आपका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है सामने सामने कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल। ऑल का मतलब है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास फंक्शन है ना, उसकी क्या होगी वैल्यू, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक जितना भी फंक्शन हो वो सारे क्या होगा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा। सेकंड में आपके पास सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा नेगेटिव होगा। जैसे साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव है, तो टेन कॉस सेक, ठीक है, ये सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे इस कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे टेन और कॉट आपका पॉजिटिव है तो बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से ये है यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है तो बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी होती है, वो यूट्यूब पे देख लेना आप, तो ये इजीली आप याद रख सकते हो। इसको जो है इस तरीके से याद कर लो कि सेकंड में ये 2 पॉजिटिव है, इधर ये 2 पॉजिटिव है, इधर ये 2 पॉजिटिव है, तो बाकी सारे उसके बाद जो होंगे वो क्या होंगे, इसके मतलब जो अदर होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब आपसे सवाल ये पूछा गया था मेरान में, अगर आपका 10 पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है तो 10 पॉजिटिव कहाँ पर है बेटा, वो यहाँ पर है 10 पॉजिटिव। तो इसके अलावा जो साइन है, साइन यहाँ पर है नहीं, तो मतलब वो क्या है साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो वो ये दोनों फिर आपके कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई ये बात। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखो हमारे आ जाती है क्वेश्चन आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन आइडेंटिटीज हमारी क्या होती है बेटा, ये आपको पता हमारा टेन किसके इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, कॉट हमारा किसके इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन के। ये पूछा है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, पता नहीं कॉट वाला पूछा था, कुछ ना कुछ तो पूछा था इसने फेज वन में। ठीक है, तो ये तो आपको फंक्शन आइडेंटिटीज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेरा के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर आ जाती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आती है कॉट किसके बराबर होता है 1/10 के। ठीक है, इसी तरह कोसाइन बराबर होता है 1/sin के। तो ये मेरे ख्याल से कॉट वाला पूछा था उसने। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से देख लें, अब याद कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पाइथागोरस आइडेंटिटीज। ठीक है, तो पाइथागोरस आइडेंटिटीज में आपसे ये पूछा गया था कि 1 + 10 स्क्वायर। अच्छा, ये जितना कुछ मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये सब अभी आगे मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, तो इसमें आपके बहुत क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे तरीके से उसमें आपको जब हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये गौर से समझ लें कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है। इसी तरह 1 - cos स्क्वायर जो है वो cos स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये जो है आपके पास पाइथागोरस आइडेंटिटीज होती हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इवन और ऑड आइडेंटिटीज आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब हमारा एंगल जो है वो मल्टीप्लाई करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव में आता है तो ऑड आइडेंटिटी है, अगर पॉजिटिव में आता है तो इवन आइडेंटिटी है। तो आप यहाँ पे देखो आपके पास सिर्फ 2 इवन आइडेंटिटीज है, कौन कौन से, एक कॉस और एक सेक। क्योंकि एंगल यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करता है तो मतलब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आएगा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, ये इवन फंक्शन होंगे, बाकी जितने भी ये सारे ऑड फंक्शन है।
ठीक है, यानी कि ऑड आइडेंटिटी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या आइडेंटिटीज आ जाती हैं, और ठीक है मजीद हमारे पास ये फार्मूला आ जाते हैं। सारा पूरे फार्मूले की शीट रखी हुई, देखो भाई मैंने ऐसे कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये ले स्क्रीनशॉट ले। अब देखो मेरी बात सुने, अब साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है? कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस तरीके से सारे फार्मूले आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो ये आपके पास ये आइडेंटिटी जो मैं आपको बताई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपसे ये वाली आइडेंटिटी पूछी थी किसमें? अभी फेज वन में। ठीक है, इसी तरीके से हाफ एंगल के फार्मूले हैं, डबल एंगल फार्मूले। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है फंक्शन की, मिनिमम कहाँ पर होती है, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, ये भी यहाँ पे देखो मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही चीज़ अभी जो मैंने आपको ऊपर बताई है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, ये वाला जो मेन चीज़ यहाँ पर ये लिखी है कि साइन एन पाई जो है वो 0 के बराबर होता है। ये पूछा था आपसे। ठीक है, ये शायद मैंने नीचे भी यहाँ पर लिखा है ये भी बात। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी लिखी है बात, तो मैं यहीं पर ही आपको क्लियर करवा देता हूँ, ये तो मैं नीचे ही बता दूँगा। ठीक है, तो ये देख लो फार्मूला, ये सारे फार्मूले ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं बता तो नहीं सकता एक एक फार्मूला इतने सारे यहाँ पे लिखे हैं, तो ये तो बस आपको याद करने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लो। जैसे ये जो है आपके पास हाफ एंगल का फार्मूला है, ठीक है, इसी तरह डबल एंगल के फार्मूले हैं, ये डबल एंगल का है, तो इस तरह ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। ये जो आपसे पूछा गया था ना, ये सवाल पूछा गया था मैं फर्स्ट पेज में कि साइन 5 पाई की वैल्यू क्या होगी। बेटा बेसिकली आपका साइन एन पाई जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली सोल्यूशन क्या है आपका, साइन एन पाई वो है 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना साइन एन पाई, पाई का क्या मतलब है बेटा आपका 180। ठीक है, और आपके साथ जो है यहाँ पे क्या लग गया साइन, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी आपके पास जो है वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5 है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, 100 हो, 1000 हो, 1000 हो, कोई भी हो, तो साइन 100 पाई की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, वो 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जनरल हमने क्या लिया एन लिया। अब कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस में यहाँ पर देखो बेटा कॉस, अगर आप कॉस पे आ जाएगा, अगर सवाल पूछेंगे साइन आपसे इस तरीके से पूछते हैं कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे एन जो है ना जनरल फार्मूला ये कॉस एन पाई, तो यहाँ पर आपका एन जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एन जो है वो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, कि या तो एन की वैल्यू पॉजिटिव सॉरी या तो एन की वैल्यू इवन होगी या तो ऑड होगी। अगर इवन होती है तो आंसर 1 आएगा, अगर ऑड होती है तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे cos 2 पाई तो वो 1 के बराबर होगा, इसी तरीके से cos 3 पाई वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, जनरल बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कि आपका ये इवन नंबर है तो आंसर 1 आएगा, अगर ऑड होगा तो आंसर -1 आएगा। अब नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जनरली 2 और 3 लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो इवन और ऑड वाला। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगी बात। हाँ, अगर cos 0 हो जाए तो cos 0 भी क्या है इवन जो है आपके पास नंबर है तो वो भी 1 के बराबर होगा, और cos 0 1 के ही बराबर होगा, आपको मालूम। ठीक है, सो ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, जनरली अगर आगे यहाँ पे 10 के बारे में पूछे तो वो भी आपका 0 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी आप देख लें कि अगर 10 के बारे में पूछे, अगर आपका सवाल है तो 10 में भी 0 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, भले कोई भी यहाँ पे एन की जगह कोई भी नंबर लेना तो आंसर 0 ही आएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं डोमेन और रेंज के ऊपर जो सवाल पूछा गया था। आपसे सवाल आई थी, ये पूछा गया था कि साइन की रेंज कितनी होगी। ये सवाल पूछा था, साइन की रेंज कितनी होगी, मैं पता नहीं शायद पूछे। खैर, तो यहाँ पे डोमेन और रेंज मैंने दोनों लिख दिए, आप देख लो एक दफा, आप ये खुद पढ़ना, आपने खुद लेना, आपको सिर्फ आपकी वर्बली कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ एक दफा। ठीक है, साइन की रेंज कितनी होती है, -1 से पॉजिटिव 1 तक, कॉस की भी -1 to 1 होती है, tan की होती है बेटा -∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके पास 3 मेन चीजें यही होती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप कैलकुलेटर को यूज करते हो तो क्या होते हैं आपके पास यही 3 मेन जो है आपके पास फंक्शन सामने आ रहे होते हैं, साइन कॉस टेन, तो ये 3 आपको तो याद होना चाहिए, इनकी डोमेन और रेंज। अब तो ये होगा सिंगल लीनियर पे। अगर इनवर्स पे हम बात करें, ठीक है, इनवर्स पे अगर बात करेंगे तो इनवर्स पे क्या होगा, तो इनवर्स पे भी लिखा हुआ। अच्छा, जो इनवर्स पे क्या होगा बेटा, जो इसकी डोमेन जो इसकी रेंज होगी ना, या लीनियर पे, ठीक है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सिंपल, ये साइन जो है x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे इसकी रेंज पूछी गई थी, तो जो इसकी रेंज होगी ना वो यहाँ पे इसकी इनवर्स में डोमेन बन जाएगी, और रेंज आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी इनवर्स में। ठीक है, तो ये आपके सामने बाकायदा लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स किसके बराबर है बेटा, -1/1
उसकी जो डोमेन है, ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -π/2 से लेके π/2 तक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ना आपने खुद ने, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड्स के ऊपर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियड्स के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था भाई, ये पूछा जा रहा था ना, सवाल इस तरीके से था कि बेटा कि 5, ठीक है, 5 साइन पाई की वैल्यू, हाँ साइन पाई की वैल्यू थी, ये एक्स का जो है पीरियड कितना होगा, इस तरीके से पूछना। हाँ, 5 साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, इस तरीके से सवाल था। तो देखो पहले मेन पीरियड समझ लो कि साइन का पीरियड क्या होता है बेटा, 2π होता है, कॉस का भी क्या होता है, 2π होता है, सबका 2π होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ tan और cot का दोनों को क्या होगा बेटा, पाई होगा। बस ये आसान तरीका है याद करने का। tan का क्या होता है पाई, cot का क्या होता है पाई, बाकी सबका क्या होगा 2π होगा। जो ये चार है इन चारों को क्या होगा 2π होगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, ये फार्मूला है। अब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन है, साइन का पीरियड क्या है बेटा 2π है, तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 2π, ठीक है। फार्मूला जनरल ये है, ठीक है। और ये बी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बी आ गया आपका, ये एम्पलीट्यूड है, ये जो इसके साथ लिखा हुआ है ना, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो अब मुझे जैसे साइन जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे 5 सॉरी ठीक है स्टूडेंट्स। को मेन इंपॉर्टेंट चीज भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो के क्या है, वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियड्स, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछा गया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो है ये वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। पीरियड्स उनके बारे में पूछा गया था। तो देखो जनरली पीरियड्स आप याद कर लो कि आपका जो tan और cot का पीरियड होता है ना बेटा, वो हमेशा क्या होता है पाई होता है, दोनों का। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक डायग्राम से बना के लिखा हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो tan और cot का पीरियड क्या होगा, पाई होगा, और बाकी सबका क्या होगा 2π होगा। जैसे साइन का 2π है, कॉस का 2π है, कोसाइन का क्या होगा 2π, और सेकंड का भी क्या होगा 2π ही होगा। अब आपसे सवाल ये पूछा गया था मेराज में कि आपका 5 साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, सॉरी जो ये x का पीरियड कितना होगा, ठीक है, इस तरीके से पूछा था। तो आपको पता है साइन x का पीरियड कितना होता है बेटा, वो 2π होता है, ठीक है। और जो है ये आपका यहाँ पे जो 5 है ना, ये आपका क्या है एम्पलीट्यूड है, तो ये यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, तो ये आपको ऐसे ही छूट जाएगा। हाँ, ये क्या है, ये आपका फार्मूला जो है मेन ये है। अब मैं आपको फार्मूले से समझा, फार्मूले का काम ये है कि बेटा अगर मैं बोलूँ 5 साइन, ये साइन को हटा के क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस ले लेते हैं, आप पहले करके चेक कर लेना, ठीक है। क्रॉस आपका जो है क्या होगा 2x की पीरियड कितना होगा, तो ये सवाल इस तरीके से दे दे। तो अब यहाँ पे बेटा एंगल में क्या आ गया 2 आ गया, ये जो 2 आ गया ना, ये आपका यहाँ पे जो b है ना, मतलब ये आपका डिवाइड में आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये आपका b है, जो 2 है यहाँ पे ये आपका b है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस का पीरियड कितना होता है बेटा, ये 5 का आपको खत्म हो जाएगा, ये 5 का कंसिडर नहीं होगा, ये छोड़ दो, ठीक है। तो क्रॉस का जो पीरियड होता है बेटा वो कितना होता है 2π होता है, ठीक है। 2π आपने लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया 2π, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, अभी आपका याद आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 का मोड क्या होता है 2 ही होता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्रॉस यहाँ पे 5 क्रॉस 2x का जो पीरियड आ गया बेटा वो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से निकलेगा। इसी तरह tan है, इसी तरह cot है। असल में मेरे पास वो लिखा नहीं जा रहा, मेरे पास मेरे से लिखा नहीं जा रहा लैपटॉप पे, लेकिन ये कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका ये जो एंगल में जो भी नंबर होगा ना वो डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। और वो आपको पीरियड्स पता चल गया कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, और tan का क्या होता है सेकंड। इस तरीके से ये पीरियड्स निकलते हैं, समझिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं अब हम मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है। मैंने मेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। मैट्रिसेस आपको पता है बेटा क्या होते हैं, द मैट्रिसेस आर अरेंजमेंट एलिमेंट इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस को हम क्या करते हैं, नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं, किसमें, रो और कॉलम की शक्ल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा, मैट्रिसेस कहलाते हैं। जैसे ये आपका एक मैट्रिसेस है जिसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। मैट्रिसेस के ऊपर मैंने बेसिकली लेक्चर बनाया था, वो ये लेक्चर का आप देख लीजिएगा। सेट के ऊपर बना था वो ये था, ये देख लीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बनाया था वो ये था, देख लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर थे,
तो ये सब मैंने बनाया था, आप इसको वॉच कीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास मैट्रिसेस की कंडीशंस आ रही थी जो पूछी गई थी सवाल, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा तो वो सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो माइनस ए के बराबर होता है। इसी तरह ए के कंजुगेट ऑफ उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए के। इसी तरह जो है आपका स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वो ये कंडीशन होती है। आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है कि ए का स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए का। मुझसे थोड़ा बोले नहीं जाता लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि ए स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए के। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अपने स्क्वायर नहीं करना, ए स्क्वायर का मतलब होता है बेटा अपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ए ये मैट्रिसेस में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है तो मैंने ये बाकायदा बताया हुआ मैट्रिसेस के लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल की कंडीशन ये होती है और इनवॉलेटरी की कंडीशन ये होती है, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो वन वन होते थे, ठीक है। तो आपको मैट्रिसेस के ऊपर भी समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं, आगे मैंने कॉनिक सेक्शन के ऊपर, अच्छा मैंने सारे मेन इंपॉर्टेंट जो है बातें यहाँ पे लिखी है। अच्छा इंपॉर्टेंट में फिर हमारे पास आ रहे थे कॉनिक सेक्शन की एसेंशियलिटी की कंडीशंस, ठीक है। अगर आपका ई जो है वो 1 के बराबर होता है तो पैराबोला कहलाता है वो। अगर ई की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो वो सर्किल कहलाता है। अगर ई की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होती है तो इलिप्स होता है, बड़ी होती है तो पैराबोला कहलाता है। तो ये तो आपको पता होगी मेन बात, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये सवाल आया हुआ होता है मेरे में, जैसे सवाल आपको दिया हुआ था रेडिकल 3/2, आपको एसेंट्रिसिटी दी हुई थी रेडिकल 3/2, तो आपको बोला गया था ये पैराबोला है, ये सर्किल है, इलिप्स है या हाइपरबोला है। तो आपको पता है ये 3/2 जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 1 से छोटा आंसर आएगा, तो आपका ये क्या कहलाएगा बेटा, इलिप्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूछता सवाल। इसी तरह सर्किल पैराबोला उसके इक्वेशंस लिखे हुए यहाँ पे, ये मेन जो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ये आपको याद, मतलब उनके फार्मूले हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए ठीक है। स्टूडेंट्स आप समझते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। तो डेरिवेटिव के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं अभी आगे सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। आप मैं कह रहा हूँ ना, अभी जैसे ही अभी सब कुछ समझाया है ना, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको अच्छा समझ उस MCQs में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको आगे समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो ये है कि आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि भाई डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा कि अगर हमें ये चीज़ गलत लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसको नहीं देखना। अब देखो डेरिवेटिव को हम जब सॉल्व करते हैं तो पावर रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आपको ये पता, अगर मुझे x पावर n का डेरिवेटिव नहीं लेना है तो बेटा कैसे करते हैं कि पावर जो है वो यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो क्या हो जाएगा, n x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या था, कुछ नहीं था तो 1 था, ठीक है। तो n ने 1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और पावर में क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, यानी कि n-1 जो है आपका। ये इस तरीके से हम डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। ये जनरल तरीका है, मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ, करना खुद ने है आपने, ठीक है। प्रैक्टिस आपने खुद ने करनी है, सब कुछ आपने खुद ने करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन हमारी इस तरीके से होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन ये हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रेशन होती है। अगर मुझे x पावर n की इंटीग्रेशन लेनी है तो क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा और वही चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था और यहाँ पे प्लस होता है। तो यही सिंपल कंडीशन है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस कि कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव क्या होती है और इंटीग्रेशन क्या होती है। x की तो पता होगा, x की 1 होती है, और अगर 1 की इंटीग्रेशन ले तो वो x हो जाती है, ठीक है। ये एक दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो आपको बस ये याद होना चाहिए, साइन की कॉस होती है, कॉस की माइनस साइन होती है, ठीक है। टेन की आपके पास सेक स्क्वायर होती है, उसने ये माइनस यहाँ पे लगा दिया, ये गलत है, ठीक है। ये पिक्चर में कहीं ना कहीं गलती है। इसी तरह जो है इन्वर्स की भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह इंटीग्रेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रही है ना, वो ये दो डेरिवेटिव लग रही है जो मेरान के सेकंड फेज में आ सकती है। एक ये दो और यही जो है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये दो इंटीग्रेशन। जैसे मुझे ए पावर x की इंटीग्रेशन लेनी है, अगर a की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है बेटा, आपके पास 3, 4 कोई भी एनी अननोन नंबर हो सकता है, तो उसकी इंटीग्रेशन में आप a की जगह कोई भी नंबर लगाओगे, सिंपल इंटीग्रेशन आपके पास ऐसे निकलेगी। प्लस सी हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा लगता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, डेरिवेटिव में नहीं आता। अच्छा डेरिवेटिव में e पावर x का डेरिवेटिव लेना है तो वो e पावर x रहेगा, इंटीग्रेशन लो तो वो भी e पावर x ही रहती है।
तो बस ये है कि ये सब तो मैं इतना सब तो पढ़ के तो बता नहीं सकता, ये आपने खुद ने देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। सो बस ये है कि आपको यहाँ तक तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे बस इम्पोर्टेंट जो ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, खैर। तो उम्मीद है कि ये आपको सब कुछ समझ में आ गई होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा पीरियड्स कैसे निकालते हैं। तो बस ये याद रखना है कि भाई कौन सा जो है उसका पीरियड क्या होता है, जैसे साइन का पीरियड, कॉस का पीरियड, टेन, बस इन दो का तो आपको पता है, इन दोनों का पाई होता है, बाकी सबका क्या होगा, 2 पाई होगा ये पीरियड। रेंज और डोमेन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें आपको बता दिया है, जो हमारे पास लीनियर होगा तो उसकी रेंज हमारे पास वो उसकी डोमेन बन जाएगी इनवर्स में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये भी आपने याद रखनी है। इसमें सारे फार्मूले लिखे हुए हैं जो कि मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। आइडेंटिटीज़ भी मैंने आपको बता दी, कोऑर्डिनेट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिए, ये भी आपको बता दिया, हर चीज़ तो मैंने आपको बता दी बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। और रही परमुटेशन, कम्बिनेशन और वो सब मैं भी आपको फार्मूला उसमें बता दूँगा, क्या कहते हैं, MCQs में, ठीक है। और बड़े एंगल के फार्मूले कैसे निकलते हैं वो भी आपको बताता हूँ। सो उम्मीद है कि बेटा आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बस ये है कि बेटा अच्छा स्कोर करके आइएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं MCQs की तरफ। जज़ाकल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने कुछ समझाया PDF में वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सब कुछ समझा दिया था, लेकिन एक जो है इस तरह के जो सवाल आ रहे थे, लाइक जैसे आपके पास साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इस तरह के सवाल थे। और भी बहुत कुछ ऐसे सवाल चल रहे थे जो आए थे मैदान में ना फर्स्ट फेज में। तो इस तरह के एंगल को हम किस तरीके से मालूम करते हैं, बड़े एंगल्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो है ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को इन्हों को भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये है कि हर चीज़ मैं आपको समझा दी उस PDF में, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। इसको भी समझना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा देखो, ये हमने वही जो पढ़ा था कि हमारे भाई 0, 90, 180 और 270 और ये 360 के हमारे एंगल होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास कौन से एंगल्स होते हैं जो 0 से लेकर 90 तक होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होता है, 90 to 180, और थर्ड में 180 to 270, और फोर्थ में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है एंगल, 270 to 360 तक के एंगल्स होते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। अब आप इस बात को समझें कि अभी मैं आपको ये देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, और टेन हमारा कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हम क्या करते हैं, जब हम वैल्यू को फाइंड करते हैं ना, तो हमेशा ये याद रखना, साइन हमेशा कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस हमेशा साइन में कन्वर्ट होगा। अभी ये मैं बताऊंगा सारा कुछ, अभी बस अब ये जहन में समझें कि भाई ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है और कॉसेक सेक के अंदर कन्वर्ट होता है। टेन कॉट में कन्वर्ट होता है और कॉट कॉट टेन में कन्वर्ट होता है। अब कन्वर्ट कब होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, ये बात थोड़ी समझने की है। अच्छा अब देखो, अगर हमारे एंगल, ठीक है, अगर हम ये इस तरह, ये सवाल मेरे पास मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं और अगर हमारा जो एंगल है, ठीक है, अगर एंगल हमारा इन दोनों के आसपास लाई करता है ना, तो फिर क्या होगा कि ये वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या होंगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे साइन 120 की वैल्यू मैंने निकालनी है। अब जब साइन 120 की वैल्यू निकालनी, तो पहले मैं ये देखूंगा कि साइन कौन से कोऑर्डिनेट में है। मैंने क्या चेक करना है, पहले कोऑर्डिनेट को चेक करना है कि हमारा ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो ये हमारा साइन कौन से कोऑर्डिनेट में, हमने कैसे चेक किया कि हमारा भाई यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 120, ठीक है। साइन 120, तो साइन 120 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, 90 to 180 के बीच में। तो साइन हमारा साइन 120 कहाँ पर होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ये हमने अभी उसमें पढ़ा है PDF में, ठीक है। मैंने तभी आपको कहा था कि वो उसको अच्छे से मद्देनज़र कर लें, उसको अच्छे से समझ लें, देख लें, ठीक है। तो यही चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो साइन हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है और साइन हमारा यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब ये हमारा अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर भी बेटा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे देखा है कि हमने कि भाई ये जो ये साइन 120 कहाँ पर है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन होता है, साइन होता है तो साइन वेल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसका आंसर भी किस में आएगा हमारे पास,
पॉजिटिव के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हम जो है एंगल को जो है ब्रेक करेंगे। हमने एंगल को ब्रेक किया, किस तरीके से ब्रेक किया कि भाई हमारा जो ये 120 कैसे बनेगा, 90 + 30, यानी कि 90 से कितना ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो है 30 डिग्री ज़्यादा है हमारे पास 120। तो अब क्या होगा कि बेटा कि हमारे पास जो है हमने ये देखा हमारे पास साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि बेटा हमारा जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 120 जो है इसके आसपास लाई कर रहा है ना। 120 किसके पास आसपास लाई कर रहा है, 190 डिग्री और 270। मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसके अगर आसपास हो, जैसे 30 गुना 30 जो है आपके पास 30 डिग्री का फ़र्क है। ठीक है, अगर इसमें कोई जो है 30-40 का फ़र्क होगा तो वो कन्वर्ट होगा, अगर नहीं होगा तो कन्वर्ट नहीं होगा। या इसे भी इस तरीके से भी ले सकते हो कि बेटा अगर आपका जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा ना, अगर इसको क्रॉस कर जाए तो हमारा जो है वो कन्वर्ट नहीं होती वैल्यू। ठीक है, वो हमारी फिर जो है वो वही रहती है। अभी मैं नेक्स्ट सवाल समझाऊंगा तो अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। बस आप इस चीज़ को समझें कि भाई हमारा साइन जो है वो कन्वर्ट हुआ किस में, कॉस में। कॉस आया और हमने क्या ले लिया, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो 120 था वो 90 से कितना था, 30 गुना ज़्यादा था, इनके 30 डिग्री ज़्यादा था। तो अब हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव का कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री की हमने वैल्यू निकाली। कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है, रेडिकल 3/2। ठीक है, और आंसर हमारा किस में आया, पॉजिटिव में। तो इस साइन 120 जो है बेटा, साइन 120 आपका इक्वल होता है बेटा किसका, रेडिकल 3/2 के इक्वल होता है। आई समझ में बात? तो अभी तो उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में याद करने का तरीका भी समझ में आ गया, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव लिखे हुए या मतलब ये दो फंक्शन लिखे हुए तो समझो ये दो पॉजिटिव में, बाकी जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अभी एक और सवाल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास दूसरा सवाल है। मैंने यहाँ दूसरा सवाल लिया है कि tan 330। ठीक है, tan 330 डिग्री का मैंने जो है वो सवाल लिया है। अब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैंने पहले क्या करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा ये कौन से कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो 330 हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा बेटा, 270 और 360 के बीच में लाई करेगा। तो ये जो हमारे पास ये जो एंगल होते हैं ये कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। यानी कि tan 330 हमारा कहाँ पर होगा बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। अब जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा वो बात समझ में आ गई। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास बेटा tan होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास tan नहीं होता। यहाँ पे cos और सिर्फ sec हमारे पास पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी अदर फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा बेटा जो इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्योंकि हमने कैसे चेक कर लिया, कोऑर्डिनेट में लाई करके चेक कर लिया कि हमारा कोऑर्डिनेट में किस कोऑर्डिनेट में हमारे पास वो है। ठीक है, तो हमारे पास tan जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में नहीं है, वहाँ पर मतलब पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो हमारा आंसर किस में मिलेगा, हमें नेगेटिव में। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ नेगेटिव की साइन यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि अब देखो मैं क्या कर, अब मैंने इस एंगल को क्या करा, ब्रेक करा। तो हमारे पास एंगल को जब मैंने ब्रेक करा तो मेरे पास जो एंगल था वो 360 से कितना कम था, 30 गुना कम था, यानी कि 30 डिग्री कम था। अब जब 30 डिग्री कम था तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, tan 30 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई tan 30, क्योंकि हमारे पास 330 में कितना कम था, वो 30 ही था ना, तो इस वजह से वो आ जाएगा। और हमारा tan ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो हमने क्या बात बोली थी कि बेटा अगर हमारा एंगल इनके आसपास लाई करेगा, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के आसपास लाई करेगा, तो ही हम जो है ये कन्वर्ट करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। ठीक है, tan को कॉट में और कॉट को tan में। ठीक है, कन्वर्ट कब होगा, जब इनके आस पास लाई करेगा। जैसे साइन 120 है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप जो ये 180 नहीं होगा। ठीक है, जैसे जो ये आपका करीब करीब जो है इसके जो एंगल होगा जो भी, ठीक है, वो ले सकते हो आप कोई भी। तो इससे 30 गुना कम या 30 गुना ज़्यादा होगा, तो फिर जो है इनके आसपास जब लाई कर रहा होगा तो ही ये जो है कन्वर्स होंगे आपस में। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा tan ही रहा और ये 30 डिग्री आ गया, और हमें इससे पता लग गया कि फोर्थ कोऑर्डिनेट से हमारे पास आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो हमारे पास माइनस ऐसा का ऐसा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास देखो एक और सवाल है जो कि क्या है, tan 225 यानी कि 225 हमारे पास डिग्री का एक एंगल है।
जो कि आपके मेहरान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ये फर्स्ट फेज़ में सवाल। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं चेक करूँगा कि भाई कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो क्या है, हमारे पास 225 है। ठीक है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यानी कि 180 और 270 के बीच में। ठीक है, 225 है ना वैल्यू हमारी, तो किसके बीच में लाई करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। जब इन दोनों के बीच में लाई करेगी तो हमने देखा कि हमारा इन दोनों के बीच में 10 आता है। हाँ भाई आता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि जो इसका आंसर हमें बेटा किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। मैंने पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि बेटा अब मैंने जो ये 225 यानी कि 225 को मैंने क्या करा, ब्रेक किया। ठीक है, अब मैं ब्रेक कैसे करूँगा कि मेरा बेटा 180 प्लस अगर मैं 45 करूँगा 45 डिग्री, तो मेरा क्या बन जाएगा, 225 मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है बेटा, हम उसने क्या करा, ये आपका जो एंगल था यानी कि 10 डिग्री, वो क्या करा, उसने 180 को क्रॉस किया। ठीक है, हमने क्या बात बोली थी, अगर इसके आसपास होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके आसपास है नहीं है, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, 290 डिग्री का है, 270 का है, और इन दोनों के बीच में 180 है। ठीक है, तो इतना मतलब फासला ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात नहीं करी थी, उसने अगर आसपास होगा, अगर आसपास तो है नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा या इजी तरीके से आप समझ सकते हो कि उसने 180 को क्रॉस कर लिया तो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा बेटा, 10 में ही रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा, 10 में ही रहा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री ज़्यादा था किससे, 180 से। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फिर क्या बनने का, 2025 बनना था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1045, और 1045 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, और हमारा पॉजिटिव ऐसा का ऐसा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ये सारा जो है ये क्या कहते हैं, चार्ट वार्ट बना के कोऑर्डिनेट से तरीके से मैंने आपको हर चीज़ मैंने बता दी। से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को। देखो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि यही MCQs आएंगे, मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको इल्म हो गया कि भाई सॉल्यूशन हो किस तरीके से रहा है, सवाल किस तरीके से आ रहा है, आपका बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो ज़रूर आपका इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लोगे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, मैथ और फिज़िक्स में भी जो मैंने आपको बताया है। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो सवाल दे रहा है हमारे को, फार्मूला ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्राइसिस का इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है। ठीक है, तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, हमारा इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए का इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है इन्वर्स निकालने का। ये पूछा गया था आपसे, बेसिकली पूछा ये गया था कि इन्वर्स कोई मैट्राइसिस दिया था, उसका इन्वर्स निकालना था, तो मैंने डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दिया। इन्वर्स निकालना वो आपका काम है। मैं आपको जो है वो मैंने उसमें मैट्राइसिस के चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ था, नहीं देखा हो लेक्चर देख लीजिएगा, मैं आई बटन में दे दूँगा लिंक। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इफ़ यू हैव आ टॉस। ठीक है, अब देखो सवाल चेंज कर दिया। बेसिकली मेहरान में ये वाला सवाल आया था, ये सवाल मैंने अपने पास से बनाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि हाँ भाई मैंने आपको सवाल समझ में तो आए क्या करना है, आगे इससे भी टफ सवाल मैंने लिए हैं ताकि समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है, वो क्या कह रहा है, आपने 2 कॉइन्स को क्या करा, टॉस किया। ठीक है, इफ़ यू हैव, हाँ आपने क्या करा, टॉस किया, तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो है वो 2 हेड्स आएंगे। यहाँ पे वर्ड क्या, यहाँ पे एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ उसने बोला है कि ना आपने अगर टॉस किया तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, आपके पास 2 हेड्स आएंगे। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा गलती कर दी, आपने क्या करोगे, आप 2 कॉइन्स का टॉस करोगे, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, इफ़ यू आर टॉस 2 कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड होगा 2 कॉइन्स का। ठीक है, अगर आपने 2 कॉइन्स टॉस किए, तो ये वर्ड मैंने बेसिकली लिखा नहीं। अब देखो वो कह रहा है, अगर आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया और आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 2 हेड्स आएंगे, ये बताना है। एटलीस्ट नहीं बोला कि एटलीस्ट 2 हेड आए, उसने बोला बस 2 हेड्स आएंगे। तो देखो जब कॉइन का टॉस करोगे तो क्या क्या आएगा, हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, हेड टेल आएगा या
टेल हेड आएगा, ठीक है। ये आपके पास कितना आएंगे, ये टोटल आउटकम्स ये आपके पास ये आएंगे। और हमें क्या चाहिए, पॉसिबल आउटकम चाहिए। पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या है कि 2 हेड्स आने चाहिए। तो 2 हेड्स किस में, वो तो सिर्फ एक ही में ही है 2 हेड्स। उसने एटलीस्ट नहीं बोला, अगर एटलीस्ट बोलता तो इसमें भी हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये भी। लेकिन उसने बोला कि आपके पास, सॉरी, अगर एटलीस्ट भी बोलता तो यही होता, हाँ सही है। वो अगर 1 बोलता तो फिर हमारे पास ये दोनों भी कंसिडर होते। लेकिन मैं ये सेकंड सवाल में यही सवाल मैंने बना के लिखा है जो मेहरान में आता, वो भी मैंने लिखा है। लेकिन आपसे देखो क्या बोला गया है कि आपके पास 2 हेड्स आने चाहिए अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे। तो आपके पास किस में आ रहा है बेटा, 1 में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका 1/4, यानी कि टोटल आउटकम आपके पास 4 थे और पॉसिबल आउटकम आपके पास कितने हैं, 1 है, ठीक है। थर्ड सवाल में आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड या टेल इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस। वो ये कह रहा है आपने क्या करा, 2 कॉइन्स को टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है आपके पास बेटा, एक हेड आएगा या एक टेल आएगा। तो बात सेम ही है। अब जब टॉस करोगे तो वही हेड आएगा, हेड टेल आएगा, ठीक है। या तो आपके पास टेल हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा, ठीक है। अगर आपसे हेड का पूछा जाए तो आपके पास क्या क्या आंसर में आएगा बेटा, एटलीस्ट बोला है। अगर यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड हटा देता और बोलता आपको बस 1 हेड आना चाहिए तो आपके पास आंसर क्या होता बेटा, 2/4 होता। तो उसको जब सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आता 1/2। लेकिन अगर एटलीस्ट अगर आपको बोला तो एटलीस्ट में क्या होगा बेटा, आपके पास 3/4। हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। अगर टेल की बात करेगा तो इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। तब भी आंसर आपके पास 3/4 होगा। अगर एटलीस्ट वर्ड बोलेगा और बोलेगा कि ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास एटलीस्ट एक हेड आएगा, तो एक हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है एक हेड, ठीक है। अगर टेल बोलता तो टेल इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। 4 में से कितनों में आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एटलीस्ट हटा देगा तो बेटा 1/2 होगा आंसर, ये थोड़ा जहन में रखना। अच्छा, अब हमें क्या करना बेटा, डिटर्मिनेट निकालना है इस मैट्रिसेस का। ये मैंने जनरल मैट्रिसेस लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेट निकालना कैसे निकालते हैं हम, ये इससे मल्टीप्लाई करता है, ये इससे, और बीच में माइनस आ जाता है। तो आंसर में क्या आएगा बेटा हमारे पास, CD माइनस का AB, सॉरी AD माइनस का CB। आया समझ में। तो ये अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, मैं जनरल तरीका आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये 4 MCQs तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हमारे पास एक वर्ड दिया है, इस तरह के कोई भी वर्ड दे सकता है आपको, ठीक है। तो सवाल बेसिकली ये हमारा परमुटेशन में से है, परमुटेशन कम्बिनेशन वाले में से। वो कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम लेटर ऑफ लेटर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वर्ड दे सकता है। मेरे ख्याल से आपको पता नहीं कोई वर्ड दिया था, उसने पेयर दिया था या अरेंजमेंट दिया था, या हाँ कोरेज वर्ड दिया था, नाम, हाँ कोरेज दिया था, ठीक है। ये कुछ तरह का वर्ड दिया था कोरेज। तो इसको अरेंज करना था, यानी कि इन वर्ड्स को हम आगे पीछे अरेंज करें तो कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो इस तरह का सवाल है। तो अब मेरे पास वर्ड है क्या, लेटर। मैंने एक जनरल वर्ड लिया है लेटर। अब इसको अरेंजमेंट करनी है हमने इसकी, ठीक है। तो और वर्ड्स हम इससे कैसे बना सकते हो, देखो पहले इसके अंदर देखो इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। 2 दफ़ा 2 आ रहा है और 2 दफ़ा T आ रहा है, 2 दफ़ा E आ रहा है। तो 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। आपके पास टोटल जितने लेटर हो वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा हो ना, वो उतने टाइम नीचे आ जाएगा। अगर 2 जैसे 2 दफ़ा हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल, E 2 दफ़ा हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 180, ठीक है। डिग्री गलती से लग गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180 का, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकलता है। आप कोई भी वर्ड ले लेना, कोई सा भी वर्ड, ठीक है, जो आपको दिल करे। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पेयर, ठीक है। तो पेयर में हमारे पास कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो टोटल वर्ड कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो आपके पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। बस 4 का फैक्टोरियल बराबर होता है आपके 24 के, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ दी y इक्वल टू 2x + 1 इज़, ठीक है। आपके पास इस लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्लोप क्या होगा। ये बेसिकली आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो आपके पास जनरल क्या होती है, y = mx + c, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्लोप क्या है, m आपका स्लोप होता है। तो यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे x के साथ 2 है, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम, आपके भाई ये पॉइंट है फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। आपके डिस्टेंस बताना था इस पॉइंट से x एक्सिस की तरफ का, ठीक है।
यानी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास कैसे निकलेगा। तो एक्स एक्सिस से बताना था तो बेटा वाई का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। तो वाई का डिटर्मिनेट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +4 आ जाएगा। अगर यहाँ वाई एक्सिस से लेते तो हमारे पास क्या आ जाता बेटा, इसका डिस्टेंस हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का डिटर्मिनेट ले लेते हैं, जैसे कि -2, तो इसका डिटर्मिनेट क्या आ जाता, 2 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, एक आपके पास ये जनरल एक्सपेंशन दी हुई थी, मेरे ये फर्स्ट फेस में आई थी, 1 माइनस का x की पावर -1। तो इसकी एक्सपेंशन क्या होती है बेटा, अगर माइनस में होगा ना, ये याद रखना, अगर माइनस होगा तो सारी वैल्यू क्या होंगी, जो नंबर्स हो जा सारी वैल्यूज आएंगी, उनके बीच में जो भी है पॉजिटिव की साइन इस्तेमाल होगी। ठीक है, जब 1 + x + x² + x³, ठीक है, इसी तरह +x की पावर 4, इस तरह सो ऑन, ये चलता रहेगा। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलेगा, अल्टरनेटिव साइन चलेगी। ठीक है। अच्छा, फिर आपको 8वां सवाल दिया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x किसके बराबर होता है। बेटा ये जनरल जो है लिमिट है आपके पास, आपको ये याद करनी पड़ेंगी। जनरल हमारे पास कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट लिमिट्स होती है ना, तो जो याद करनी पड़ती है हमें। जैसे हम साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो हम ये याद करते हैं, ये हमारे पास लिखा होता है ना, तो ये भी आपको याद करनी पड़ती है। इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसी तरह e की पावर x + 1/x ये बराबर होता है, आई थिंक ये भी 1 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये वो देख लीजिएगा आप। अच्छा, इसी तरीके से डबल एंगल का फार्मूला है आपके पास बेटा, sin 2x। ठीक है, sin 2x जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 2 sin x और cos x का cos x के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने आपको बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10वां, कह रहा है sin 225 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी जो मेथड आपको बताया वो मेथड आप जो है उसकी प्रैक्टिस करना। ये सवाल समझ लो आपको होमवर्क में, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है -2/2। ठीक है, ये आप उससे सॉल्व करना, जो मेथड मैंने आपको समझाया जिस तरीके से। ठीक है, देखना है कहाँ पे जो है वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, इसकी क्या वैल्यू निकलेगी। अच्छा, द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, आपके वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है बेटा, वो हमारे पास होती है 1 -1 आयोटा। ठीक है, और माइनस आयोटा, ये मैंने आपको पास पे उसमें बताया था। ठीक है, ये जो फर्स्ट फेज़ वाले MCQs आए थे उसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs है, बहुत अच्छा MCQs है आगे वाला। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये MCQs बेसिकली मेरे से गलत हो गया था। यहाँ पे मैंने लिखना था कि आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, वो होती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको शायद बता दिया था उसी में। ठीक है, कंजुगेट ऑफ 2 माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, इसका कंजुगेट क्या होगा आपको मालूम है। कंजुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजनरी वाली जो होता है ना हमारे पास पार्ट, उसका साइन चेंज करते हैं, यानी कि 2 + 4 आयोटा हो जाएगा। ये तो बेसिक बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट और मैट्रिसेस, इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ, वो देख लीजिएगा। अच्छा, 14वां MCQ है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू। आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि जो ये हमारे पास ये है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर आता है बेटा, वो हमारे 1 के इक्वल आता है। ठीक है, कैसा आता है, जैसे 1 है आपके पास, और क्या है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा। ओमेगा ने ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे लिख लें, समझ लें कि बेटा आपका जो यहीं पर ही मैं जो है समझा देता हूँ। ठीक है, यहीं पर ही लिख देता हूँ। देखो आपका जो है यहाँ पे इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर है क्यूब रूट का। इसका सम किसके बराबर होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है यार, ये सवाल आपको दिया था। ठीक है, इतना घुमाया बच्चों को मैंने, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतनी आसान ट्रिक, डेरिवेटिव ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू x²। आपने क्या करना है, x³ का डेरिवेटिव निकालना है x² की रिस्पेक्ट से। अब ये सवाल बच्चों को बहुत घुमा रहा था यार, ऐसा है क्या, ये बेसिकली होगा बाय चेन रूल से ये आया था, और मैंने एक्सप्लेन किया था बाकायदा ये सवाल 2000 बोल रहा हूँ। अभी ये फ़ेज़ 1 में जो 17 को हुआ था या 18 को टेस्ट हुआ था ना, उसमें मैंने बताया था, 17 या 18 वाले फेज़ टेस्ट में मैंने बताया था। अभी जो रिसेंटली वीडियोस अपलोड किए हैं, आसान तरीका बता देता हूँ। आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लो, दोनों का डेरिवेटिव ले लो। इसका ले लो, क्या आएगा बेटा आपके पास 3x² आएगा। ठीक है, इसका लो तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यही आएगा इसका और इसका। अब क्या करोगे आप,
इसका डेरिवेटिव लिया है ना, और किसकी रिस्पेक्ट से, इसकी रिस्पेक्ट से, जिसकी रिस्पेक्ट से लिया वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 3x² डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, ये इधर अपनी जगह रहेगा, बस ये वाला नीचे चले जाएगा डिवाइड में। x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या है बेटा, 3x डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। बस कितना आसान था। इसी तरीके से ये सेकंड सवाल है कि हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है साइन x का विद रिस्पेक्ट टू कॉस x की रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब कॉस x की रिस्पेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं। तो अब क्या करूँगा, पहले इसका डेरिवेटिव लूँगा, फिर इसका डेरिवेटिव लूँगा। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस का साइन x होता है। ठीक है, अब ये अपनी जगह रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब जब ये डिवाइड में आ गया बेटा, आपके पास कॉस x, ठीक है, डिवाइड माइनस और डिवाइडेड बाय साइन x। तो आपको पता है कॉस x अपॉन साइन किसके बराबर होता है बेटा, हमारा कॉट के बराबर आ गया, कॉट x के, और माइनस हमारा ऐसा का ऐसा, तो ये हमारा कॉट x इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ईजी था थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल था, समझने वाला था। अब आपको समझ में आ गया तो अब हो जाएगा। ठीक है, कॉस π/2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि π/2 किसके बराबर होता है। अच्छा हाँ, एक और बता दूं, चलो वो लास्ट में बताऊंगा चीज़। ठीक है, तो π/2 किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये मैं अभी बता चुका हूँ PDF के अंदर, जो मैंने एक्सप्लेन की थी उसमें सब कुछ बताया था मैंने। π/2 बराबर होता है 180 के। ठीक है, तो हमें क्या करना था, 90 डिग्री के, सॉरी पाई बराबर होता है वो 180 के। ठीक है, तो π/2 किसका बराबर होता है, 90 डिग्री के। तो cos 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा, वो 0 होती है। आपको पता है हमारे पास cos जो है cos 0 की 1 होती है, cos 90 की 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब वो रेडियन के अंदर भी करके दे सकता है। अब वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेगा cos 0 की वैल्यू बताओ, ठीक है, cos 90 की वैल्यू बताओ, वो क्या बताओ, आपको चेंज करके जैसे π/2 रेडियन में करके। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो ये 10 पाई है। ठीक है, आपके पास जो वैसे आपके पास 10 पाई है, तो 10 पाई आपके बेटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है पाई हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, 180 के। ये याद रखना, पाई हमेशा जो है, पाई की वैल्यू नहीं बोलना, पाई जो है वो बराबर होता है 180 के ही। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ा होगा तो आपको सही से पता होगा कि पाई हमारा 180 के बराबर होता है ना। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 0 होती है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर करवा रहा हूँ। सो उम्मीद है कि यार आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट कुछ फार्मूले लिखे हैं वो समझें। ठीक है, अब देखें हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है। अब ये मैंने सारे फार्मूले लिखे, सवाल आपको कुछ भी दे सकता है। तो अब ये है कि मैं एक सवाल लिखता, दूसरा लिखता, तीसरा मैंने इस वजह से डायरेक्ट फार्मूले लिख दिया। आप फार्मूले समझ लो, याद कर लो, आपका निकल जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b डिवाइडेड बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसी तरह सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, इसी तरह c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट, परमुटेशन और कम्बिनेशन। ठीक है, ये सारे फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे सेकंड फेज़ के लिए। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास 20 डिग्री को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करता हूँ, मुझे इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इसको 20 को मल्टीप्लाई करूँगा π/180 डिग्री से। ठीक है, तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 9 18। तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, π/9 के बराबर आ जाएगा। अगर मुझे इसी π/9 को मैंने कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूँगा बेटा 9। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई से मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा था, मे भी ये सवाल पूछे। ठीक है, तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 1 2, 9 9 2 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट होता है और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होता है। सो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे भाई आज के ये इम्पॉर्टेंट MCQs नहीं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था। एक्सपेक्टेड MCQs थे बेसिकली ये। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट कुछ की टर्म्स थी जो आप लोगों को सही से समझानी थी। जैसे मैथ्स में मैंने आपको लैपटॉप पे समझाया PDF में कि पीरियड, फंक्शन, रेंज,
ठीक है। ये सब कैसे निकलते हैं, मैट्रिसेस के कुछ कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की, एलिप्स के कुछ मैंने जो है वो जो एसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है, उसमें कहाँ पे वो जो एलिप्स जो ई होता है, कहाँ पे वो जो है सर्किल बनाता है, कहाँ पे वो पैराबोला बनाता है, कहाँ पे वो इलिप्स बनाता है, कहाँ पे हाइपरबोला बनाता है। तो ये सब कंडीशन मैंने आपको हर चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। कुछ अब मेरी तरफ से सब कुछ हो गया, ठीक है। यह आता हमारा आज का लास्ट लेक्चर। इंशाल्लाह कल से आपको कल परसों से आपके टेस्ट स्टार्ट हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। अगर आपने इस पर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपका 25 ऑफ 25 आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जितनी मेहनत से मैंने बनाई है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत मेहनत, लेकिन बनाई है, ठीक है। आप सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आप जब टेस्ट देकर आए तो आप बताइएगा कि ये MCQs इसमें से लगे या नहीं लगे, मतलब जो से मैंने समझाया उसी तरह से आप सॉल्व करके आए नहीं आए, ये अपने को बताइएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।